हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.5 का। बच्चों इसके पहले कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी डिटेल में कराया है, वहाँ पर मैंने वज्र गुणन करने की विधि बताई है काफ़ी डिटेल में। उसके पहले भी मैंने वज्र गुणन के लिए एक अलग वीडियो अपलोड किया है। तो अगर मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले देख के यहाँ पे आओ तो थोड़ा सा सुगमता आसानी रहेगी। ठीक है, फिलहाल चलते हैं। कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे अच्छा सबसे पहले बताओ इस यहाँ पे वर्ड्स को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है कि बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे इसको देखो बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब इधर देखो, इसका मतलब ये है कि बच्चों A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ये किसके बराबर होगा C1/C2 के। तो इन दोनों समीकरण से सबसे पहला काम मेरा होगा कि मैं A1A2 B1B2 और C1C2 का मान ज्ञात करूँ। तो चलो निकालते हैं बच्चों। अच्छा चलो इधर लाओ, यहाँ से बच्चों A1 बराबर हो जाएगा 2x, यहाँ से बच्चों हो जाएगा B1 बराबर हो जाएगा, चलो यार बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा x नहीं होगा, हाँ, मतलब गलती से हो गया। चलो यहाँ पे B1 बराबर हो जाएगा 3, और बच्चों यहाँ पे C1 बराबर, अच्छा ये 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे C1 बराबर हो जाएगा -का 7। फिलहाल अभी यहाँ पे हम 7 ही रहने देते हैं क्योंकि बराबर के दोनों उधर चीजें हैं। अब यहाँ से बच्चों निकालेंगे A2 का मान। A2 का मान क्या हो जाएगा A-B। यहाँ से निकालेंगे बच्चों B2 का मान। B2 का मान क्या हो जाएगा A+B। यहाँ से बच्चों हम निकालेंगे C2 का मान। C2 का मान यहाँ पे देखो 3A+B-2। ध्यान देना इस C2 को मैं बराबर किधर लाता तो ये माइनस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 7 भी बराबर के उधर है। ये दोनों अचर पद है, दोनों अचर पद बराबर के एक ही तरफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सिंपली A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को क्या करूंगा बच्चों, बराबर करूंगा और उसके बाद सिंपली हल करूंगा। चलो आपसे कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका मतलब ये होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो यहाँ पे A1/A2, A1 के स्थान क्या है 2, A2 के स्थान पे बच्चों A-B। अगला B1/B2, तो B1 के स्थान पे 3, B2 का स्थान क्या होगा तो +B। ठीक है, सेम इसी प्रकार C1/C2, C1 के स्थान पे 7, C2 के स्थान पे 3A+B माइनस का बच्चों 2। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अगर तीनों बातें बराबर है, यहाँ से आपको एक बात समझना है। ये मान लो एक बच्चा है जिसका नाम है ए, एक बच्चा है जिसका नाम बी, एक बच्चा है जिसका नाम सी। इन तीनों बच्चों के पास मान लेते हैं हम 10-10 रुपया है, 10 रुपया इसके पास, 10 रुपया इसके पास, 10 रुपया इसके भी पास। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों के पास बच्चों क्या है, पैसे बराबर है। अगर तीनों के पास पैसे बराबर होंगे तो इन दोनों में भी तो आपस में बराबर होंगे। इसी बात को मैं ऐसे कहूँ कि ए का पैसा बी के बराबर है, तो ये भी तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैं कहूँ सी का पैसा भी बी के बराबर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप इन तीनों समीकरण, मतलब यहाँ पे तीन जो बराबर, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो इनमें किन्हीं भी दो हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो मैं चलो पहले दूसरे को बराबर कर देता हूँ। यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/A-B किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 3/A+B के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ देखो इसका गुणा हो जाएगा A+B के साथ, यहाँ पे बराबर। अब यहाँ पे 3 का गुणा किसके साथ होगा A-B के साथ। ठीक है, यहाँ पे 2 का ए के साथ करेंगे तो 2A, 2 का बी के साथ करेंगे तो 2B, 3 का ए के साथ करेंगे तो 3A, 3 का बी के साथ करेंगे तो 3B। बात क्लियर है? चलो इधर लाओ इसको बच्चों, तो ये हो जाएगा 2A-3A। यहाँ पे बच्चों प्लस का 2B है, ये माइनस का 2B इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का, यहाँ प्लस का 3B हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -B। देखो 3AB में 2B घटाएंगे B, लेकिन यहाँ पे 3B के साथ माइनस का चिन्ह है, 3B बड़ा है 2B से, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। प्लस 2B और 3B जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आएगा 5B इक्वल टू 0। अच्छा आपको पता है कि अगर मैं मान लूँ माइनस का गुणा कर देता हूँ, इस बात को मैं बिना लिखे, तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में होगा। जैसे इधर समझो यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 3A-2B, ठीक है ना। अगर मैं माइनस का गुणा कर देता हूँ इधर बराबर 0,
ध्यान देना, जब भी किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो बराबर के इधर भी करेंगे, बराबर के उधर भी करेंगे। तो मैं माइनस का गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b बराबर जीरो में चाहे माइनस जीरो करो, ध्यान देना जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो ये जीरो ही होगा। अब माइनस का गुणा कर दो अंदर, फिर माइनस 3a प्लस 2b। यहाँ से क्या दिखा कि जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। सेम इसी प्रकार माइनस का गुणा कर देंगे, तो ये b माइनस 5। अब बच्चों ध्यान देना ए होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग को बना लेना है, क्योंकि दोनों जगह बी हो गया, यहाँ पे गलती से लिख गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बनाना था बच्चों, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। अब ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाए a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। और चाहो तो बच्चों आप लोग इसको समीकरण 1 बना दो, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बच्चों आपको मैं आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे समझाते समझाते, ऐसा नहीं कि मैं भाग भाग के पढ़ाऊँ और जल्दी से कोरम पूरा कर दूं कि हाँ मैंने पढ़ा दिया 10 मिनट में सारा कुछ। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, आराम से सीखेंगे धीरे धीरे अच्छे से। अब चलो, मैंने बच्चों जिस प्रकार इसको इसको बराबर किया उसी प्रकार मैं इसको इसको भी बराबर कर दूंगा। इसको बराबर करने से एक समीकरण आया, इसको इसको बराबर करूंगा तो एक समीकरण और आएगा। उन दोनों समीकरणों से बच्चों हम निकाल लेंगे ए और बी का मान जो हमको चाहिए। चलो, तो 3/a प्लस बी इसके बराबर होगा बच्चों 7/3a प्लस बी माइनस 2k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यहाँ पे 3a प्लस बी माइनस 2 होगा। अब यहाँ पे 7a प्लस बी, थ्री का थ्री के साथ 9a, थ्री का बी के साथ 3b, थ्री का टू के साथ 6, सात का ए के साथ 7a और सात का बी के साथ 7b, ठीक है ना। चलो यहाँ पे 9a बच्चों, ये 7 इधर लाओगे तो देखो बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पे प्लस में 7a है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का 7a प्लस 3b। ये 7 भी इधर आएगा तो माइनस का 7b, -6 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब इसको मना लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि भी यहाँ पे और सिंप्लीफाई हो सकता है। चलो इस छः को उधर ले जाओ बराबर के, ठीक है ना। यहाँ पे 2a माइनस 4b बराबर हो जाएगा, देखो माइनस बराबर उधर जाएगा तो 6 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर दो कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे a, देखो दो निकल गया तो क्या बचा a, यहाँ पे 4 भी है, दो दूनी 4, यहाँ पे b बराबर 6। यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट काट दो, दो एक नम दो, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे a माइनस 2b बच्चों, 2 × a माइनस बी का मतलब दो a माइनस 2b के साथ गुणा में है, ये बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2 का मतलब 3। यहाँ से बच्चों a-2b बराबर आ गया 3, है ना। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब हमको दोनों समीकरण ए और बी के फॉर्म में मिल गए हैं, तो क्या ए बी की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है। तो इसको निकालने का तरीका दिखाते हैं बच्चों, वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। चलो इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। ये यहाँ पे पुराना शायद पढ़ा था कहीं, मैंने सॉल्व किया होगा इस पेज पे। यहाँ पे देखो बच्चों, ए का मान निकालते हैं, a1 का मान, तो यहाँ पे a1 का मान क्या हो जाएगा 1, a2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 5। चलो a1 के बाद निकालेंगे b1 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से बच्चों c1 का मान, देखो यहाँ पे c1 जैसा कुछ नहीं है ना, तो जीरो, क्योंकि मैं अगर इसको चाहूँ a-5 भी प्लस जीरो लिख सकता हूँ बराबर जीरो, तो c1 के स्थान पे आएगा जीरो ही। जीरो में चाहे जोड़े घटाएं फर्क नहीं पड़ता। अब इसी प्रकार यहाँ पे a2 का मान निकालेंगे तो बच्चों आएगा 1, b2 का मान आएगा -2 और c2 का मान इधर लाएंगे तो बच्चों माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब इसको हम करते हैं बच्चों वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि मैंने सिखा रखा है काफ़ी डिटेल में। तो सबसे पहले मैं b1 b2 से शुरुआत करूंगा, तो b के स्थान पे -5 -2, यहाँ पे फिर c के स्थान पे 0 -3, फिर a के स्थान पे 1 1, और फिर बच्चों b के स्थान पे -5 -2। बीच में हम जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है b के फॉर्म में, तो यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे 1। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा a/5 × 15
माइनस जीरो का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई जीरो, चलो बराबर बी अपान जीरो का वन के साथ जीरो माइनस माइनस थ्री का वन के साथ माइनस थ्री बराबर वन अपान, यहाँ पे एक का माइनस दो के साथ माइनस दो माइनस एक का माइनस पाँच के साथ माइनस पाँच, यहाँ पे बच्चों आया ए बटे 15 बराबर माइनस माइनस प्लस बी बटे 3, यही बराबर होगा ए बटे, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस का 5, है ना। ध्यान देना बच्चों यहाँ पे माइनस है बीच में, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनस है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, ए बटे 15 बराबर बी बटे 3 बराबर 1/3, ठीक है ना। एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जब a/15, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तीनों आपस में बराबर हैं, तो कोई भी दो आपस में बराबर होगा, अभी स्टार्टिंग में बताया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर 15। यहाँ से बच्चों a बराबर क्या आएगा 15/3, a का मान क्या आ गया बच्चों 5, a का मान क्या आ गया, सॉरी सॉरी 5 आया है यार, चलो अब a का मान आ गया। अब यहाँ से बच्चों निकाल लेते हैं b का भी मान, इधर देखो b/3 बराबर होगा 1/3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3b बराबर 3 के, तो b बराबर क्या होगा बताओ आप लोग, ठीक है ना। ये मुझे मिल गया b का मान, और यही आपसे सवाल में पूछ भी रहा था, ठीक है ना। तो बच्चों ये रहा आपका सवाल करने का तरीका। आई होप आप लोग मेरी बातों को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे में एक क्वेश्चन और है दूसरा, तो उस पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। मैं बार बार बताया हूँ कि अगर कोई हल नहीं है तो a1/a2 किसके बराबर होगा बच्चों, b1/b2 के, है ना। यही तो कंडीशन होता है, यहाँ पे आते आगे होता है नॉट इक्वल टू c1/c2। अच्छा नॉट इक्वल टू लेकर हम कुछ भी हल नहीं कर सकते, तो मैं इन दोनों को लेकर हल कर लेता हूँ, तो इन दोनों से a1 a2 का मान निकाल लेता हूँ केवल, ठीक है ना। चलो इसको मैं लिखता हूँ कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पे आप लोग डायरेक्ट निकालो। यहाँ पे मैं कहता हूँ a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, b1 बराबर क्या हो जाएगा, y का गुणांक क्या है 1, यहाँ पे निकालो a2 बराबर तो हो जाएगा 2k-1, और यहाँ से बच्चों b2 बराबर क्या आएगा k-1, ठीक है ना। अब क्योंकि समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, इसका मतलब a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। सिंपली इसको बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पे a1 का मान क्या है 3, a2 का मान क्या है 2k-1, b1 का मान है 1, b2 का मान है k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये केवल समझाने के लिए है, आपको फिर काफी में क्रॉस वॉश नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 3k-1 बराबर 2k-1, 1 का साथ करेंगे तो वही आएगा। यहाँ पे 3k-3 बराबर 2k-1, सॉल्व करो तो किधर लाओ, ये माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 घटाओ, अब 3 में से घटाएंगे क्या आएगा 2, ठीक है ना। बहुत आसान आसान सवाल है। तो ये सवाल बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से आपको ये नियम पता होगा तो बहुत ही आसान है, अगर यहाँ पे नियम अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हम बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, और बताना है कि कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त आप मानते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं करता हूँ वज्र गुणन से, तो उसके लिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 8x प्लस 5y माइनस का प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर 0, समीकरण 1। इधर इसी प्रकार 3x प्लस 2y, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 0, ये बन गया बच्चों समीकरण 2, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको हल करना है दोनों समीकरणों को, और हल करके तो वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने का तरीका है, यहाँ पे लिख लो आप x y 1, काफ़ी डिटेल पढ़ाया, ठीक है ना। फिर b1 b2 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, अब तक आप लोगों ने a1 b1 c1 की वैल्यू खूब अच्छे से निकालना सीख लिया होगा, ठीक है।
चलो तो सबसे पहले हम बी टू रखते हैं, तो बी1 के स्थान पे 5, बी2 के स्थान पे 2, यहाँ पे सी1 के स्थान पे -9, सी2 के स्थान पे -4, ए1 के स्थान पे है 8, ए2 के स्थान पे है 3, फिर बी1 के स्थान क्या है -9, सॉरी 5 और 2। ठीक है ना। तो आपको बच्चों ध्यान देना बस थोड़ा सा कि बी से स्टार्ट करके हमको बी पे ही फिनिश करना होता है, ये बीजगणित के याद रखने का तरीका है। अदरवाइज मैंने तो सिंपल सा मतलब वो भी समझा रखा है कि कैसे आपको क्या नाम है फार्मूला याद करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार, इसका इसमें ध्यान देना। चलो एक्स अपान 5 का 4 के साथ -20 माइनस 2 का 9 के साथ माइनस का 18, ठीक है, बराबर वाई अपान -9 का 3 के साथ -27 -4 के 8 के -4 का 8 के साथ -32। ये माइनस क्वेश्चन के फार्मूले वाला है, और ये माइनस गुणा करने पे देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बराबर 1/8 का 2 के साथ 16, 3 का 5 के साथ 15। यहाँ पे एक्स अपान -20 ये माइनस का 18 और ये बाहर वाला माइनस, ध्यान देना बच्चों, माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 18 बराबर वाई अपान 27, ये इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा प्लस का 32 बराबर यहाँ पे 1/1, 16 में से 15 घटाएंगे आएगा 1। यहाँ से आ जाएगा बच्चों एक्स अपान -2 बराबर वाई अपान 5 बराबर 1 हो गया। तीनों आपस में बराबर है तो एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे। यहाँ पे एक्स अपान -2 बराबर 1, तो यहाँ से एक्स देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का एक्स के साथ एक्स, 2 का 1 के साथ -2, तो एक्स का मान क्या आ गया -2। अब यहाँ से मैं निकालूंगा वाई का मान, तो यहाँ पे सिंपली ऐसे करो y/5 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का वाई के साथ वाई, 5 का 1 के साथ बच्चों 5, ठीक है ना। तो ये हुआ एक्स और वाई का मान, बहुत ही आसान आसान बातें हैं। तो इसको मैंने बच्चों किया किस विधि से, ये था आपका वज्र गुणन विधि। अब आपको किस विधि से और कर रहा है, कहाँ गया प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं इसको बच्चों रफ करता हूँ और प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूँ, ठीक है। चलो मैं साथ ही साथ रफ करता हूँ और फिर मैं इसको करता हूँ प्रतिस्थापन विधि से। आप लोग नोट कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना। चलो इधर देखो, इसको भी मैं कर देता हूँ बच्चों। बच्चों इसको बना लो आप समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो समीकरण 2 को। तो यहाँ पे 3x + 2y बराबर 4 है। यहाँ से बच्चों 3x बराबर हो जाएगा 4 - 2y। यहाँ से बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 3 इधर आएगा तो बटे में, तो 4 - 2y/3। इसको बना लो बच्चों समीकरण 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे x का मान रख दो समीकरण 1 में। चाहो तो अगर आपको आ रहा हो तो वीडियो को आप पॉज करो और उसके बाद खुद से ट्राई करो। आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। आ जाए तो आगे बढ़ जाओ, अदरवाइज फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्स बराबर का मान, अरे यार मैंने क्या लिख दिया बताने बोलने के चक्कर में, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 में रखने पर इधर देखो बच्चों, समीकरण 3 है 8, एक्स के स्थान क्या रखेंगे 4 - 2y/3 प्लस 5y बराबर 9। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 चौक 32 -8 दूनी 16y बटे 3। ध्यान देना बच्चों, इसका ये अंश के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 5y, इसको चाहो तो बटे 1 कर दो बराबर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 32 -16y प्लस 5 तिहाई 15y बराबर 9 तिरिक 27। यहाँ से आपको थोड़ा सा हल करना है, बहुत आसान आसान सी बातें हैं। अब देखो यहाँ पे -16y प्लस 15y, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का y बराबर 27, ये 32 उधर जाएगा तो माइनस का 32 -y बराबर, देखो यहाँ पे 32 में 27 घटाएंगे 5, लेकिन कौन सा रहेगा माइनस का, क्योंकि 32 बड़ा है और माइनस में भी है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल कर दो। y का मान क्या आ गया बच्चों 5, ठीक है ना। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा। चलो मैं समीकरण ये जो 3 बनाया ना उसी में y का मान रख देता हूँ, ठीक है।
लिखो y का मान किसमें रखोगे, बोलो आप लोग साथ साथ बोलते चला करो, समीकरण 3 में रखने पर। चलो इधर रखो। देखो समीकरण 3 है कि x बराबर 4 - 2 × y के स्थान पे अभी निकाला, इधर देखो नीचे 5 बटे में क्या है बच्चों 3, x बराबर 4 - 5 दूनी 10 बटे में 3, x बराबर, अब देखो 10 में से 4 घटाएंगे 6, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस का, बटे में 3, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या है बच्चों ये -2, तो x बराबर हो गया -2। तो ये रहा बच्चों x और y का मान। x का मान क्या है बच्चों 5 और y का मान क्या है -2। दोनों विधियों से देखो सेम मान आया है। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझते चलो, हो सके तो साथ में पेन कापी रखो और साथ में नोट भी करते चलो, ठीक है ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हो, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए। चलो बच्चों चौथे क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं बता देता हूँ इसमें कि, चलो बता ही देता हूँ इसी वीडियो में, ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या। चलो करते हैं फिर देखते हैं, बड़ा होगा तो कोई बात नहीं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और के हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कोई भी आपको बीजगणितीय विधि जो भी आपको पता है उसके द्वारा आपको हल करना है। तो चलो समीकरण बनाते हैं। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है, मतलब इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन तक भोजन लिया। आपसे सबसे अंतिम में पूछ क्या रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। नियत व्यय फिक्स है, नियत का मतलब जो फिक्स भाड़ा होता है, और अतिरिक्त का मतलब जो अलग से लग रहा हो, ठीक है ना। तो जो पूछेगा उसको हम मानते हैं, मान लेंगे। लिखो माना नियत व्यय बराबर है रुपया एक्स, नियत व्यय बराबर रुपया एक्स, तथा प्रतिदिन के भोजन का अतिरिक्त खर्च बराबर रुपया वाई। प्रतिदिन के भोजन चलो जैसे आप किसी भी कहीं मान लेते हैं हॉस्टल हॉस्टल में रहते हो, तो वहाँ पे रूम का किराया फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। और फिर मेस का अलग से पैसा लगता है, मान लो कहीं भी कि अलग मतलब आप डेली से या फिर कुछ से, तो खाना का अलग से जोड़ा जाता है हर रोज का, और बाकी उसका फिक्स है महीने वाला। बस यही आपसे कह रहा है, ठीक है ना। चलो कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए ने 20 दिन तक भोजन किया तो 1,000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ा। अच्छा बच्चों 20 दिन भोजन किया तो 20 दिन के लिए जो किराया है वो नियत किराया यक्स है। अब बच्चों देखो एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है वाई, भोजन के लिए। और कितने दिन, अच्छा 20 दिन है तो 20 दिन भोजन भी करेगा, तो 20 दिन के भोजन का खर्च क्या हो जाएगा 20 वाई। नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया बराबर कुल किराया कितना दे रहा है बच्चों 1,000। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। सेम ऐसे बनाएंगे समीकरण दूसरा। कह रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी ने बी ने 26 दिन तक भोजन किए और छात्रावास के लिए इतना व्यय किया। सेम वही क्वेश्चन, पहले तो नियत किराया हो जाएगा, फिर 26 दिन अगर रह रहा है तो 26 दिन की भोजन का किराया बराबर कुल किराया। कुल किराया कितना है बच्चों 1180। समीकरण 2, ठीक है ना। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखो दिया गया है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से समीकरण बनाने के बाद अगर चाहो तो आप खुद से हल करो, ठीक है ना। आंसर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ देख लेना। चलो इसको मैं कर लेता हूँ समीकरण 1 2, इसको कर देता हूँ बच्चों विलोपन विधि से, तो ये साफ साफ कट जाएगा ये वाला, तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखो विलोपन विधि से, आपको जो विधि अच्छी लगे उससे करो, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कट जाएगा, इसलिए मैंने विलोपन लगा दिया। चलो यहाँ पे बच्चों लिखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, चाहे आप 1 में 2 घटाओ 2 में, बात वही है। इधर देखो समीकरण 2 क्या है बच्चों एक्स प्लस 26 वाई बराबर 1180। तो यहाँ पे है बच्चों समीकरण 2 एक्स प्लस 20 वाई, एक एक्स प्लस 20 वाई बराबर 1,000। चलो घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस,
ये कैंसिल हो गया। 26y में से 20y घटाएंगे तो 6y। अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पे 1180 है, 1000 है, तो घटा देंगे तो क्या आएगा 180। यहाँ से y बराबर क्या आएगा 180 बटे 6। ये 6 इधर आएगा, बटे में आ जाएगा। y का मान क्या आएगा बच्चों 30। किसी भी समीकरण में रख लो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं रख लेता हूँ समीकरण एक में। देखो y का मान समीकरण एक में रखने पे, ठीक है ना। तो x प्लस 20 गुणे वाई के स्थान क्या रखेंगे बच्चों 30। अभी ये देखो जस्ट निकला है ना y का मान 30। 20 गुणे 30 बराबर 1000। x प्लस 2 3 6, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, तो 2 जीरो बराबर 1000। अब यहाँ पे x बराबर बच्चों ये 600 बराबर उधर जाएगा, तो माइनस का 600 हो जाएगा। यहाँ से आ गया बच्चों क्या 400। बहुत आसान आसान से सवाल है। समीकरण थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों, नियत की व्यय जो है कितना है 400 नियत किराया, और जो अतिरिक्त खर्च आ रहा है हर दिन का वो 30 रुपया है। ये देखो ये अतिरिक्त खर्च है, और ये नियत एक्स नियत माना था, ये अतिरिक्त माना था। तो आप चाहो तो शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। आसान सी बातें, बिल्कुल बिल्कुल आसान सी बातें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। चलो कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है ना। लिखो माना मूल भिन्न बराबर, जो आपसे पूछे उसको मान लो, ठीक है ना। एक्स बटे वाई है। अभी ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, तो एक्स अंश है, अंश बराबर क्या है बच्चों एक्स। अतः अंश बराबर एक्स तथा हर बराबर क्या होगा वाई। चलो कह रहा है कि जब उसके अंश में एक घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो अभी भिन्न क्या होता है एक्स अपान वाई, उसके हर में एक घटाने पे क्या रहा है बच्चों 1/3। यहाँ पे लिख लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। यहाँ पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3x बराबर y-1। इधर लाओ तो 3x माइनस वाई बराबर -1। इसको बना लो समीकरण एक। साथ ही साथ बच्चों दूसरा समीकरण यहीं में मैं बनाते चलूंगा। आगे कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, उसके अंश में एक घटाया जाता है, मैंने हर में एक घटा दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज को ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं, तो इसको मैं रख कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लगेगा यार। चलो बच्चों सॉरी उसके लिए। यहाँ पे अंश में एक घटाया जाता है, फिर दोबारा क्वेश्चन की तरफ नहीं आ गया तब समझ में आया। चलो यहाँ पे अंश एक्स था तो x-1 कर दो यार, अपान वाई में कुछ नहीं किया जा रहा है 1/3। बच्चों सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि हर में घटाना है, तो चलो कर देते हैं। 3x-3 बराबर वाई। इधर लाओ तो 3x, ये इधर आएगा तो माइनस का वाई, ये उधर जाएगा तो बराबर 3। अब इसको बना लो समीकरण एक, ठीक है। अब इधर देखो कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। वन सेम रहने दो, हर में 8 जोड़ दो, इसके बराबर हो जा रही है 1/4 के। तो इधर करो 4x बराबर वाई प्लस 8। 4x प्लस माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। ये बनाओ बच्चों समीकरण दो, ठीक है ना। इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमको। देखो यहाँ पे यार वाई का गुणांक दोनों जगह सेम है, तो मैंने प्रतिलो मतलब ये जो विलोपन विधि बताई उसमें बताया कहीं भी गुणांक सेम हो तो हम घटा के काम कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ विलोपन विधि, ठीक है ना। थोड़ा सा बिल्कुल क्योंकि मुझे दिख रहा है कि साफ साफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं केवल विलोपन विधि से कर रहा हूँ। आप किसी भी विधि से जो अच्छी आपको लगे कर सकते हो, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। चलो विलोपन विधि से करेंगे तो बच्चों हम मैं घटाता हूँ समीकरण 1-2 से। समीकरण एक क्या है 3x-y बराबर 3। यहाँ 4x-y बराबर 8। बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहाँ पे इसको घटाएंगे 3x में 4x को माइनस का x,
प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 5 से कैंसिल हो गया बच्चों। एक्स बराबर क्या आ गया 5। एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो वाई का मान आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यही समीकरण 2 में रख देते हैं, लिखो एक्स का मान रखने पर, चलो यहाँ पे 4 इंटू एक्स के साथ रखेंगे 5 माइनस वाई बराबर 8, 5 चौक 20 माइनस वाई बराबर 8, तो माइनस वाई बराबर 8 माइनस 20 माइनस वाई बराबर -12, यहाँ से वाई बराबर प्लस का 12, ठीक है ना। मुझे एक्स और वाई का ही मान चाहिए था, तो एक्स वाई का मान आ गया। चलो इधर मूल भिन्न मैंने क्या माना था बच्चों, एक्स अपान वाई, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना, अतः मूल भिन्न बराबर, अतः मूल भिन्न बराबर, देखो एक्स का मान क्या निकाला था बच्चों, एक बार फिर से देख लो आराम से यार। 5 और वाई का मान 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। देखो मूल भिन्न एक्स अपान वाई माना था ना, तो एक्स के स्थान पर रख दो 5, वाई के स्थान पर रख दो 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। चलो क्वेश्चन सामने है आपके, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, शायद आप लोग को न दिख रहा हो, तो सब लोग अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो। कह रहा कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न। चलो यहाँ पे थोड़ा सा आप मुझे समझ, बच्चों मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब है कि गए एग्जामिनेशन हॉल में आपने 7 क्वेश्चन सही किए और 3 क्वेश्चन गलत किए, आपने टोटल अटेंड तो सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। मैं पूछता हूँ कि उस एग्जामिनेशन हॉल में मतलब या फिर आपने कुल कितने क्वेश्चन किए, तो कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी आई 10, सही गलत दोनों को जोड़ दिया, यही तो हुआ। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर मुझे क्वेश्चंस की संख्या चाहिए तो सही क्वेश्चंस और गलत क्वेश्चंस अगर दोनों पता होंगे तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है, मुझे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। ये बात समझ गए। अब जो पूछ रहा है तो चलो मैं मान लेता हूँ कि एक सही गलत हो रहा है, तो मान लेते हैं कि एक्स प्लस तो उसने सही किए और वाई प्लस उसने गलत किए, तो लिखो माना एस द्वारा सही प्रश्नों की संख्या बराबर एक्स, सही प्रश्नों था गलत प्रश्नों की संख्या बराबर वाई। बच्चों मैं बोल लिख नहीं आया था क्योंकि लिख रहा था ना, तो आप लोग भी साथ साथ करते चल लो तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये बताओ बच्चों, मैं कहता हूँ कि मैंने कुल 10 क्वेश्चन सही किसी एग्जामिनेशन हॉल में करता हूँ और मेरे एक क्वेश्चन पे 3 अंक मिलते हैं, तो मुझे कुल कितने अंक मिलेंगे 30, है ना। तो इधर देखो 3 अंक मिलते हैं, कुल क्वेश्चन की संख्या कितना है बच्चों एक्स, तो कुल कितने अंक मिलेंगे 3x। अब उसने कुछ ना कुछ तो गलत भी किया है, तो गलत अंक पे 1 अंक कट रहा है, कुल कितने क्वेश्चन गलत किए हैं वाई, तो कुल कितना अंक कटेगा 1 इंटू वाई। अच्छा ये यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, अब ये पे जितना पाया था उसमें से जो माइनस करना था उसको घटा देंगे तो टोटल अंक मिल जाएगा। टोटल अंक बच्चों कितना है 40, तो हो जाएगा 40 के, और ये बन गया बच्चों आपका समीकरण 1, ठीक है। चलो समीकरण दूसरा बनाते हैं। कह रहा है कि यदि उससे सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते हैं, देखो प्रश्नों की संख्या कितना है बच्चों एक्स, और एक प्रश्न पे सही मतलब अंक कितने मिल रहे हैं 4, तो कुल अंक कितना मिलता है x×4। इधर देखो एक अंक, एक मतलब क्वेश्चन गलत करने पर 2 अंक कट रहे हैं, तो उसने कुल कितने अंक किया वाई, और 2 अंक कट रहे हैं तो कुल कितने अंक कटेंगे y×2, तो जितने अंक आए उसमें से जो कटे उसको निकाल देंगे तो शेष बचे कुल अंक होंगे, कुल कितने बचे 50। तो थोड़ा सा सही फॉर्मेट में कर लो, ठीक है ना, ये समझाने के लिए था। तो ये हो जाएगा 4x - 2y बराबर 50 बच्चों, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ से एक्स वाई का मान निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इधर देखो बच्चों, पहले समीकरण में जो है यहाँ पे y का मान 1 है, यहाँ पे y का मान 2 है, ठीक है ना।
मैं समीकरण एक में 2 का गुणा कर देता हूँ तो यहाँ पे भी 2y आ जाएगा। कभी भी अगर या फिर x का गुणांक बराबर करना है या तो y का गुणांक बराबर करना है, एक्स वाई में एक का भी गुणांक बराबर होगा तो मैं घटा दूंगा, कट जाएगा और सिंपल सा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों कि समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, 2 का गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पे 3x, 1 × y का मतलब y ही है बच्चों, x केवल समझाने के लिए था, बराबर 40 × 2, यहाँ पे हो जाएगा 6x - 2y बराबर 80। बच्चों इसको बना लो समीकरण 3, ठीक है ना। यहाँ पे हम कर देते हैं समीकरण 2, और देखो समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ भी y का गुणांक सेम है, यहाँ भी y का गुणांक सेम है। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे एक माइनस है, प्लस हो जाएगा तो कट भी जाएगा। बच्चों यहाँ पे लिखो समीकरण 3 - 2 से 6x - 2y बराबर 80, 4x - 2y बराबर 50 होगा, ठीक है ना। यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पे देखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे वैसे 50 होगा जहाँ तक मुझे माना है। चलो बराबर 50 देख लेते हैं यहाँ क्या मतलब है। हाँ हाँ 50 ही है। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आएंगे तो यहाँ पे चिन्ह बच्चों चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 6x में 4x घटाएंगे तो 2x, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 80 में से 50 गया 30, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 30/2, और 30/2 का मतलब होता है बच्चों 15। इसका मतलब बच्चों उसने कुल कितने प्रश्न सही किए 15। x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं चलो समीकरण 3 ही में ही रख देता हूँ या फिर समीकरण 2 में रख देता हूँ। देखो बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं बोल रहा हूँ ठीक है ना, ध्यान देना। समीकरण 2 क्या है बच्चों, 4x के स्थान में क्या रखेंगे 15 - 2y बराबर 50। यहाँ पे बच्चों 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 60 - 2y बराबर 50, -2y बराबर 50 - 60, ये 60 प्लस का है बराबर तो उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ से -2y बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा बच्चों 10/2। 10/2 का मतलब क्या है 5 से, ठीक है ना। आराम से पढ़ते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा भाग जल्दी जल्दी बताने का। मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा जो टीचर होते हैं जल्दी 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 जल्दी, लगता है कि कहीं ट्रेन छूट रही है, इतनी तेज गति से बताते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सुनने की आदत डालो और थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ो, बाकी सारा टाइम आप लोग फालतू का वेस्ट करते हो। तो अगर आप पढ़ाई में थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल जायज़ है, ठीक है ना। बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था। अच्छा यहाँ पे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो देखो सही क्वेश्चन प्लस गलत क्वेश्चन बराबर कुल प्रश्न, यहाँ पे लिखना है बच्चों कुल प्रश्न बराबर सही प्लस गलत, यही तो होता है। जितना सही किया और जितना गलत किया दोनों को जोड़ो, सही क्वेश्चन की संख्या कितनी है बच्चों 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, गलत क्वेश्चन की संख्या 5, यहाँ पे बच्चों टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। बस यही आपका आंसर होगा, यही आपसे पूछ भी रहा था कि आपको बताना है बच्चों कि कुल कितने प्रश्न उसने, मतलब उस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हैं। बच्चों ये रहा था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि बच्चों एक राजमार्ग पर दो ए और बी, चलो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं। चलो ये बच्चों ये दो स्थान है, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्थान है ए और यहाँ पे एक स्थान मान लेते हैं बी। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी। कह रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है बच्चों 100 किलोमीटर है। चलो मान लिया। कह रहा है कि यदि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, कह रहा है कि एक कार ए से, दो कार है, एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, एक कार यहाँ से प्रारंभ करती है और एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं।
कह रहा है कि एक ही दिशा में या तो इधर ही चलेंगी या इधर, तो मैं मान लेता हूँ इधर चलती हैं। बच्चों मान लेते हैं भी 5 घंटे बाद यहाँ कह रहा है कि 5 घंटे बाद मिल जाती है, इसका मतलब जो है ए है वो बी को पा लेता है। 5 घंटे बाद मान लेते हैं कोई स्थान सी है यहाँ पे, जो है कि दोनों कारें, कार ए कार बी जो निकली थी यहीं पे मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको समझना है बच्चों, बच्चों जो कार ए है वो सी पे आने के लिए बी से 100 किलोमीटर ज्यादा चली है, जितना मतलब जितना दूरी बी ने चला है उससे 100 किलोमीटर दूरी ए को चलना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से इसके मतलब ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो इसका मतलब बी द्वारा चली गई दूरी और ए द्वारा जो चली गई दूरी होगा उसमें बच्चों कितने का अंतर होगा, 100 मीटर का, 100 किलोमीटर का। आगे कह रहा है बच्चों कि यदि वे विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। विपरीत दिशा का मतलब होता है बच्चों कि ये इधर चले, बी इधर आए, ठीक है ना। देखो यही तो विपरीत होगा, अगर ये सेम डायरेक्शन होगा, अगर एक इधर जाए एक इधर आए, यही तो विपरीत होगा। 1 घंटे बाद दोनों मिलती हैं, इसका मतलब बच्चों की 1 घंटे में इन दोनों द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। चलो पहले मैं समीकरण एक बना देता हूँ फिर समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमसे जो पूछा जाए उसको मान लेंगे। कह रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। लिखो, माना पहली कार की चाल बराबर है एक्स, पहली मान लिया बच्चों एक्स किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर मान लेते हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों 1 घंटे में चल रहा है एक्स किलोमीटर, वो कह रहा है कि 5 घंटे पश्चात मिलती है, इसका मतलब 5 घंटे तक एक भी चली होगी, 5 घंटे तक भी चली होगी। तो लिखो 5 घंटे में ए द्वारा तय दूरी, ये देखो 1 घंटे में एक्स किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितना चलेगी बच्चों, सिंपल सी बात है 5x किलोमीटर। या फिर आप लोग चाल बराबर दूरी बटे समय से होता है, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, तो चाल ये है, समय 5 घंटा तो 5x। 5 घंटे में बी द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, 5y। अभी मैंने बताया कि ए यहाँ से यहाँ तक जितना आएगा, बी यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो जितनी भी दूरी बी चलेगी उससे 100 किलोमीटर ए को चलना पड़ेगा, क्योंकि ए बी से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है। इसका मतलब ए की कुल दूरी में अगर बी की दूरी घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, 100 का। तो यहाँ पे लिख लेना बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। अब देखो ए चल रहा है 5x, बी चल रहा है 5y, इसका मतलब इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 100 किलोमीटर का। तो 5x माइनस 5y बराबर 100। थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर लो, कितना आ गया बच्चों, 20। यहाँ से x माइनस वाई बराबर आ गया 20। इसको बना लेते हैं समीकरण एक, ठीक है ना। बहुत आसान आसान बातें हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इसमें चिल्ला चिल्ला के बताने का कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग आराम से पेशेंस के साथ कॉन्सेप्ट सीखो। आगे कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। चलो मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पे मिलते हैं, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट डी, इस पे मिलती हैं 1 घंटे पश्चात। तो ये इधर से यहाँ पे आएगी, इधर से ये यहाँ पे आएगी, इसका मतलब 1 घंटे में इन दोनों द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 100 किलोमीटर। तो लिखो 1 घंटे में द्वारा चली गई, 1 घंटे में कितना चल रही है एक्स, 4x है, तो 1 घंटे में बच्चों इसकी कुल चाल होगी 1 इंटू एक्स। इसकी चाल कितनी होगी 1 घंटे में, 1 इंटू वाई। मतलब इसके द्वारा चली गई दूरी 1 इंटू एक्स, इसके द्वारा बी द्वारा चली गई दूरी 1 इंटू वाई बराबर कुल किलोमीटर 100। यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण एक और समीकरण 2 मिला है, तो आपसे कह रहा है आप किसी भी विधि से हल करो। यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे y माइनस में है, यहाँ y प्लस में है। अगर मैं जोड़ दोनों को जोड़ देता हूँ तो मुझे x का मान मिल जाएगा। तो लिख लो समीकरण एक प्लस समीकरण 2 से। ये समझना बच्चों यहाँ पे 1 इंटू एक्स क्यों हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि 1 घंटे बाद ये दोनों मिलती हैं यदि विपरीत दिशा में चले। तो विपरीत दिशा में चलेंगी तो ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर 100 किलोमीटर। तो 1 घंटे में एक्स द्वारा चली गई दूरी 1 इंटू एक्स, 1 घंटे में वाई द्वारा चली गई दूरी 1 इंटू वाई। देखो समीकरण एक प्लस 2 से। समीकरण एक है बच्चों एक्स माइनस वाई बराबर 20, यहाँ पे है एक्स प्लस वाई बराबर 100।
यहाँ से वाई से वाई कैंसिल, जोड़ रहे हैं घटा नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स टू एक्स बराबर 120, घटाते तो यहाँ पे चिन्ह बदलता, एक्स बराबर 120/2, एक्स बराबर आएगा बच्चों 60। स्पीड है ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब जो पहली गाड़ी है उसकी स्पीड होगी बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो यहाँ पे मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर जो हल लो यहाँ पे तो हो जाएगा बच्चों 60 - y = 20, -y = 20 - 60। कैसे भी सॉल्व करो किसी भी समीकरण में रख के y का मान आ जाएगा। -y बराबर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -40। इसका मतलब जो कार दूसरी कार है बच्चों उसकी स्पीड क्या होगी 40। और यही बस आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले की स्पीड होगी बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलो आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है, इसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है और चौड़ाई। चलो पहले मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ, फिर सवाल को हल करते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये आयत है आपकी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा, समझ जाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। बच्चों अगर मान लेते हैं कि हमारी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, क्या होता है बच्चों एक्स वाई, है ना। अब सबसे नीचे आ जाओ, आपसे कह रहा है बीमा का मतलब होता है बच्चों भुजाओं से। आयत में कितनी बीमाएं होती हैं, दो, एक तो लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। तो बीमा का मतलब आपसे पूछ रहा है लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। जो आपसे पूछता है हम उसको मान लेते हैं, तो लिख लो, माना आयत की लंबाई बराबर एक्स मीटर वर्ग, एक्स इकाई मान लेते हैं, तथा चौड़ाई बराबर वाई इकाई, ठीक है। बच्चों यही आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है x × y, आपने पढ़ भी रखा है, ठीक है ना। बहुत कठिन सब बात नहीं है, इतना कठिन नहीं है कि आपको इसमें संघर्ष करना पड़े। अब जो जो करेगा वो मैं करूंगा, ठीक है। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो अब यहाँ पे बताओ, इस अगर लंबाई x है चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एक्स वाई, है ना। और क्षेत्रफल आता किससे है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई से। चलो कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई घटा दिया जाए, 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया। अच्छा बचाओ, मूल लंबाई x है, अगर मैं इसमें 5 इकाई कम कर दूंगा तो हो जाएगा x - 5। अच्छा चौड़ाई y है, अगर मैं इसमें 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, अगर इसमें मैं 3 इकाई बढ़ा दिया देता हूँ तो चौड़ाई हो जाएगा y × y + 3। अच्छा बच्चों हमको क्षेत्रफल चाहिए तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो 9 इकाई कम हो जाता है, पहले क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई, अब कितना हो जाएगा x y - 9। ये समीकरण बनाना किसको किसको समझ में आ गया, बस यही मूल मंत्र है। यहाँ पे x y + 3x - 5y - 15 बराबर x y - 9, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों चाहो तो एक्स वाई से एक्स वाई काट दो, करना चाहो तो आप इधर लाओ, ये प्लस वाई एक्स वाई इधर आएगा, -x y प्लस का 3x माइनस का 5y बराबर -9, ये 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15। बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3x - 5y बराबर 15 में से 9 घटाएंगे 6, इसको बना लो बच्चों समीकरण 1, ठीक है। चलो यहीं में साथ ही में मैं समीकरण दूसरा भी बनाता हूँ, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो कहेगा वही मैं कर दूंगा, ठीक है। आगे कह रहा है बच्चों कि यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, देखो लंबाई, मूल लंबाई कितनी है एक्स, अगर कह रहा है कि 3 इकाई बढ़ा देंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी x + 3, ठीक है। चौड़ाई 2 इकाई, मूल चौड़ाई क्या है बच्चों y, अगर 2 इकाई बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा y + 2। कह रहा है कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अच्छा क्षेत्रफल कैसे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। एक्स वाई तब होता है जब यहाँ पे केवल एक्स और केवल वाई होता है, x + 3 y + 3 होने की वजह से क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है।
एक्स वाई वाला इधर लाओ, जो अचर है इसको बराबर उधर ले जाओ। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कहीं भी तकलीफ होगा तो आप बेहिचक पूछना। इससे कैंसिल हो गया, 2x + 3y बराबर, यहाँ पे बच्चों 61 में अगर मैं 67 है ये, 67 में अगर मैं 6 घटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा 61। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है। अब इन दोनों समीकरण से हमको एक्स और वाई का निकालना है मान। तो अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर कहो तो मैं यहीं से छोड़ दूँ, काफ़ी सवाल बताया डिटेल में, आप लोग कर लोगे? नहीं